गुड मॉर्निंग भाई साहब, उठ जाइए भाई साहब। गुड मॉर्निंग, नमस्कार नमस्कार। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। उठ जाइए उठ जाइए उठ जाइए। ओह ओह, अरे कोई उठेगा कि नहीं? ओके गूगल। I can't connect to the Wi-Fi network. You might want to check the connection settings in the Google Home app. वाओ, टेक्नोलॉजी सुबह सुबह नींद से उठाने के लिए। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट का मज़ा ही अलग है। जल्दी उठ के भागने की तैयारी में जब आप होते हैं तो भाई साहब रेडी हो जाता है। बच्चों के लिए न्यूट्रेला सैंडविच रेडी है और सब बच्चे तैयार, चलने के लिए रेडी, लॉन्च होने के लिए तैयार। गुड मॉर्निंग। सुना दे, लग गया तेरे को भी शौक मेरे वाला? सुना दे, कैसा लगा? अच्छा बता, सुना। मुझे याद नहीं है। मैं वो सुनाता हूँ। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, अंधेरी खुशी है मोबाइल नाम प्रभु। तो जी दिन की शुरुआत हो चुकी है और हम निकल पड़े हैं एक और नए सफर पे। आगे चल रहे हैं हमारे दुर्गा शंकर भाई साहब, हमारे मित्र, और ये है हमारी आज की एस्कॉर्ट जीप कंपास। दुर्गा शंकर जी अभी हमें एस्कॉर्ट करेंगे, उसके बाद हम बनेंगे पायलट और हम लेकर के जाएंगे गाड़ी आगे और ये चलेंगे हमारे पीछे पीछे। पर हाल फिलहाल डीजल भराना ज़रूरी है गाड़ी को दौड़ाने के लिए। हाफ टैंक है, टैंक फुल कराते हैं। बेंगलोर में सबसे सस्ता डीजल है यहाँ का, इस एरिया का, और उसके बाद डीजल बहुत महंगा हो जाता है। तो टैंक फुल यहाँ से करवाएंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। एक और दिन की शुरुआत और आज हमने चलना शुरू किया है 2100 किलोमीटर से आगे के किलोमीटर्स पर। हम निकल पड़े हैं इस वक्त बेंगलोर से और हम जा रहे हैं आज मदुरई होते हुए रामेश्वरम। जी हाँ, एक वो पवित्र स्थान जहाँ भगवान श्री राम का स्थान माना जाता है। आज हम वहाँ की यात्रा पर निकले हैं। तो हमने अब तक टोटल डिस्टेंस कवर कर चुके हैं हम 2106 किलोमीटर एंड काउंटिंग, और इस वक्त हम जा रहे हैं गाड़ी में डीजल भरवाने के लिए। दिन की शुरुआत कर रहे हैं, आगे आगे देखते हैं आज का दिन कैसे अनफोल्ड होता है। वर्किंग डे है और हम रास्ते में फिर से हमारे जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स में नंबर आएंगे तो कहीं पर हॉल्ट लेंगे और उसके बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट भी अटेंड करेंगे, अपना काम भी करेंगे और हमारी ट्रैवल जर्नी को भी कंटिन्यू रखेंगे। हमारी कोशिश है आप सभी को ये बताने की कि टेक्नोलॉजी जो है उससे बहुत बेनिफिट हो सकते हैं। ये जो इंटरनेट की क्रांति हुई है और जिस प्रकार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटीज़ अब अवेलेबल हो रही हैं, उससे हम हमारे काम और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे ढंग से बैलेंस कर सकते हैं। तो चलिए निकलते हैं हम इस वक्त जा रहे हैं अतिबल्ली से। यहाँ की रेट है 87.91 डीजल की, और यस, और हम करा रहे हैं गाड़ी का इस वक्त टैंक फुल, क्योंकि इस एरिया में सबसे सस्ता डीजल जो है वो बेंगलुरु में ही हमें मिला है। और हमारी गाड़ी रेडी है दौड़ने के लिए और आज लगभग हमें 10 घंटे का सफ़र करना है। जीप ऑलमोस्ट फुल हो गई है, टैंक फुल करा करके तैयार है दुर्गा भाई साहब, और इधर हम तैयार हो रहे हैं चलने के लिए हमारी एंडेवर को लेकर के। एंड आवर एंडेवर इज़ टू मेक टेक्नोलॉजी फ्रेंडली, आप सभी को बनाने का एक प्रयास टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। कोशिश ये कि आपको सेंसिटाइज़ किया जाए इस चीज़ को लेकर के कि कितनी खूबसूरती है इस टेक्नोलॉजी के अंदर। हम सुबह सुबह निकलते हैं, उठते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं और टेक्नोलॉजी सुबह से शाम तक हमारे साथ होती है। तो जब आप सुबह निकलते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो एक नई एनर्जी हमें महसूस होती है और उस नई एनर्जी के साथ हम आज निकल पड़े हैं।
टेक्नोलॉजी को अपने साथ लेकर के। जी हाँ, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स को अटेंड कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर न्याय जगत में भी एक ज़बरदस्त क्रांति इस वक्त हो चुकी है। टेक्नोलॉजी ने जुडिशियल साइड की फील्ड को भी बदल करके रख दिया है। ये उसका एक स्वरूप है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज से पहले किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा होता भी नहीं है। हम यूजुअली कोर्ट के अंदर ही रहते हैं और कोर्ट में ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, समय बदल रहा है, तो हम भी बदल रहे हैं। टैंक फुल हो गया, 42.84 लीटर्स डीजल आया है और अब हम एक और टेक्नोलॉजी का कमाल आपको दिखाते हैं। लोग बरसों से इस चीज़ को इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन, कार्ड से पेमेंट। 3766.06। आपके कैश ज़्यादा आता है या लोग कार्ड से ज़्यादा पेमेंट करते हैं? सर, कैश से ज़्यादा पेमेंट करते हैं, कार्ड से ज़्यादा पेमेंट करते हैं? इधर लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज कन्नड़ा। हाँ, बिल, यस, बिल लेना ना भूले। बेंगलोर में एक और चीज़ का ज़बरदस्त क्रेज़ और पैशन है और वो है मोटरसाइकिलिंग का। यहाँ पे इस तरीके से पूरे गियर राइड्स लगा करके मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो पूरे इंडिया में ट्रेवल करते हैं और बेंगलोर इज़ सेट टू बी अ हेवन फॉर देम। यहाँ से बहुत सारी राइड्स जो हैं वो निकलती हैं और बहुत सारे लोग, जैसा भी आप सामने देख पा रहे हैं, इन भाई साहब की तरह बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं यहाँ पर बाइक्स के माध्यम से। बहुत ही अलग जुनून होता है, ये भी अपने आप में एक पैशन है, बाइकिंग भी। जिसको एक बार ट्रैवल का शौक लग जाता है वो कभी रुकता नहीं है फिर उसके बाद में। तो जीवन का पहिया है वो सतत और अनवरत घूमता रहना चाहिए और अपनी लाइफ को आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, जिस भी पोजीशन में हैं, एंजॉय कर सकते हैं। यही खूबसूरती है हमारे इस जीवन की। चलता रहने का नाम जिंदगी है, जीवन चलने का नाम है ना, और चलते रहें सुबह शाम। तो हम सुबह से लेकर के शाम तक आज ड्राइव करेंगे और मोटरसाइकिल का ये भी फायदा होता है कि जहां मन करा वहां डाल करके निकाल लिया। ये बड़ी गाड़ियों में समस्या हो जाती है, विशेषकर तब जब हम इस बड़े लेवल के ट्रैफिक के बीच में हों और ह्यूमंगस साइज के बड़े बड़े ट्रक्स और बसेस के बीच से आपको गुजरना पड़ता हो। तो उस वक्त ये मोटरसाइकिल जो है वो बहुत फ़ायदा देती है। लोग बहुत अच्छी अच्छी राइड्स करते हैं। लेह लद्दाख एक फेवरेट डेस्टिनेशन और जॉइंट है मोटरसाइकिल एडवेंचरिस्ट्स के लिए। यहाँ पर अच्छी गाड़ियों का बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है, स्पेशली जो रेसिंग बाइक्स होती हैं। रात में पूरा बेंगलोर जो है उनके साइलेंसर से निकलने वाले ज़बरदस्त नॉइज़ पोल्यूशन का शिकार भी होता है और विस्फोटक आवाज के साथ में यहाँ मोटरसाइकिल्स जो हैं वो तेजी से भागती नजर आती हैं। सुबह खिलने वाली है, थोड़ी ही देर के अंदर आकाश के अंदर कुछ हल्की लाली छा चुकी है और हम हमारे सफर पर निकल चुके हैं। एक और दिन की शुरुआत है और आज प्रयास फिर से वही कि हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे। एक मोटर बाइक अभी हमने देखी थी, इतनी देर में एक और राइडर यहाँ पर डुकाटी के मोटरसाइकिल के साथ। ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त मशीन है। क्या पैशन है इसका, क्या टायर साइज होता है, क्या इंजन कैपेसिटी है। लाजवाब मोटर बाइक और ये बड़ी पसंद की जाती है। लेकिन हिमालयन से ज़्यादा बेहतर मोटरसाइकिल मुझे कोई नज़र नहीं आती, क्योंकि हर डिफ़िकल्ट राइड्स को जो हिमालयन कवर करती है उतना ज़्यादा मज़ा मुझे इन और दूसरी बाइक्स पर नहीं आया। हाँ, स्पीड के लिए स्मूथ टर्मैक पर ये गाड़ियाँ बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जब आप रफ टेरेन्स के ऊपर होते हैं तो हिमालयन इज़ द बेस्ट।
बेंगलोर से निकले हैं, एक बहुत प्यारी सी सुबह हो चुकी है और हम जा रहे हैं तमिलनाडु की तरफ। जो पहला डेस्टिनेशन हम टच करने वाले हैं वो है सलेम। सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के नाम से एक जजमेंट है रिपोर्टेड, जो पहला माइलस्टोन था हिंदुस्तान की लीगल फैटर्निटी को किसी भी तरीके से वर्कलोड से मुक्त करने की ओर। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन के केस में फास्ट ट्रैक, स्लो ट्रैक और मीडियम ट्रैक के केसेस को डिटरमाइन किया गया कि किस तरीके से केसेस का कैटेगराइजेशन किया जाएगा और उन केसेस को किस तरीके से जजेस जो हैं ऑनरेबल कोर्ट के अंदर, उनको न केवल हाई कोर्ट में बल्कि सेशंस कोर्ट में भी केसेस के कैटेगराइजेशन के बेसिस पे उसको डिटरमाइन करेंगे। जो फास्ट ट्रैक के केसेस हैं वो केसेस होते हैं जिनके अंदर अर्जेंट नेचर की कैटेगरी हो, जिसमें तुरंत रिलीफ न दिया जाए और वो मुकदमा प्रभाव शून्य यानी न्यूलिटी हो जाए या इनफ्रक्चुअस जिसे हम कहते हैं कानूनी भाषा में वो हो जाए। तो इस प्रकार के जजमेंट से देश के अंदर नए सूत्रपात हुए, रिवॉल्यूशनाइजेशन हुआ और उसके बाद फिर नई क्रांति का शुरुआत हुई ई कोर्ट्स मैनेजमेंट के माध्यम से। क्योंकि ये फास्ट ट्रैक, मीडियम ट्रैक और स्लो ट्रैक के केसेस का जो जजमेंट्स आए, उसके बाद हाई कोर्ट्स ने, अलग अलग कोर्ट्स ने रूल्स बनाए, न केवल हाई कोर्ट के लिए बल्कि सेशंस कोर्ट जो सबऑर्डिनेट कोर्ट थी हाई कोर्ट्स की, उनके लिए भी रूल्स बने। राजस्थान में भी इस तरीके के रूल बने, लेकिन वो रूल बनने के बाद में दे हैव बीन शेल्व्ड। उनका कोई इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन कभी भी ग्राउंड्स पर देखने को नहीं मिला। उससे हुआ ये कि एरिया ऑफ वर्क बढ़ता चला गया, रूटीन प्रैक्टिस के अंदर ही लिस्टिंग्स होती रही, कोर्ट्स के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था यानी जिस तरीके का प्रोसीजर चलता था वो अपने आप में उसी तरीके से चलता रहा। लेकिन ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट आने के बाद में हिंदुस्तान के अंदर लीगल फैटर्निटी में एक नया क्रांति की शुरुआत हुई और मैं समझता हूं कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जो है वो इसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि मध्य प्रदेश ने इन सारी चीजों को बहुत तेजी से अडॉप्ट किया और वहां पर एक रजिस्ट्रार आईटी की पोस्ट क्रिएट हुई। जस्टिस एम खानविलकर साहब जिस वक्त वहां थे एज अ चीफ जस्टिस, बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे, ई कोर्ट्स कमेटी में भी रहे और अब रिटायर्ड हुए हैं वहां से। जस्टिस खानविलकर साहब ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया और वहां लोगों को सेंसिटाइज किया। और आपको मैं बताता चलूं कि जब मध्य प्रदेश में ई कोर्ट्स की फैसिलिटी शुरू हुई और वहां पर केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम को इफेक्टिवली एक रजिस्ट्रार आईटी मिस्टर कुशवाहा वहां पर लगे थे, मैं उनसे मिला था वहां जाकर के ये सारा सिस्टम समझने के लिए कि ये काम कैसे करता है। तब पता चला कि वहां पर केवल प्रिंसिपल जज, चीफ जस्टिस, लिस्टिंग जज या कोई और डेजिग्नेटेड जज या फिर लिस्टिंग रजिस्ट्रार एक पोस्ट क्रिएट करके बनाई गई। केवल उन 3 व्यक्तियों के हाथ में होता है कि काम कैसे होगा और केसेस कैसे लिस्ट होंगे। वहां पर रोस्टर सिस्टम नहीं है। बहुत सारे हाईकोर्ट्स में रोस्टर सिस्टम होता है, लेकिन मध्य प्रदेश ने रोस्टर सिस्टम खत्म कर दिया। सभी जजेस के सभी प्रकार के केसेस लगेंगे और जो एलिगेशंस कभी कभार सिस्टम में लग जाते हैं कि कोई बेंच फिक्सिंग कर रहा है, कोई बेंच हंटिंग कर रहे हैं लिटिगेंट्स, वो सारी पॉसिबिलिटीज को इस पूरे प्रोसेस ने खत्म कर दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता होता कि किस कोर्ट में कब कौन सा केस लगेगा। एक और बहुत अच्छी चीज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस सिस्टम में मुझे लगी जो उन्होंने इंप्लीमेंट किया कि वकीलों को छुट्टी का प्रावधान दिया गया। आफ्टर ऑल लॉयर्स जो हैं वो भी कोर्ट ऑफिसर्स होते हैं और उनको भी सेम वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एक लॉयर के ऊपर, एक वकील के ऊपर, जो जजेस के ऊपर होती हैं। तो मेरा मानना यह है कि उनको एक छुट्टी का प्रावधान दिया गया और वकील जब जाए तो अपनी लीव डाल करके जा सकते हैं। कॉज लिस्ट के अंदर बाकायदा नोट लगता है कि XYZ जो लॉयर्स हैं ये छुट्टी पर रहेंगे और किस वीक में छुट्टी पर रहेंगे वो वहां लिखा करके कॉज लिस्ट में छपता है और उनके केसेस को ऑटोमेटिकली सिस्टम एडजॉर्न कर देता है और उसकी एक नेक्स्ट डेट दे दी जाती है। इतना ही नहीं, इस पूरे सिस्टम में एक और अच्छी चीज ये है कि लिटिगेंट्स को भी उसकी इंफॉर्मेशन जाती है कि आपके वकील साहब ने कब इसमें स्टे लिया है और वकील साहब कब जो है प्रोसेस कर रहे हैं, कब उसमें आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट डेट क्या है, हर चीज का मैसेज जाता है इस सिस्टम के अंदर। इतना ही नहीं, सेशन कोर्ट में सर्विस का भी एक सिस्टम बनाया गया। जैसे आप पुलिस थानों के ऊपर देखते हैं या सड़क पे किसी पुलिस वाले को देखते हैं, एक POS मशीन लेकर के आज की तारीख में खड़े होते हैं। जैसे हम पेमेंट करते हैं चालान काटते वक्त,
ठीक वैसा ही एक सिस्टम दिया गया है आजकल कोर्ट के जो नाजिर सेक्शन होता है, यानी आपको सरल भाषा में समझाऊं तो जो हमारे तामील कराने वाले कुरिंदा होते हैं वो बेसिकली पोस्टमैन की तरह होते हैं। जुडिशियल सिस्टम का एक अपना पोस्टमैन सिस्टम है, सदियों से चला आ रहा है, अंग्रेजों का बनाया हुआ है, बरसों से चला आ रहा है। और उस सिस्टम में ये होता है कि कुछ लोगों का एक सेक्शन बनाया जाता है, वो पूरा जैसे डाक विभाग बटा होता है, पिन कोड के हिसाब से बटे होते हैं। उस एरिया के अंदर लोगों को जानते हैं, वहां जाते हैं, नोटिस की कोर्ट जो बुलाते हैं किसी व्यक्ति को कि भाई आपके खिलाफ मुकदमा है, आप आइए और आपकी सुनवाई हो रही है इस केस की, तो उनको नोटिस जो जाता है उसकी सर्विस कराते हैं। इस सारे सिस्टम को करने के लिए वहां पर एक पीओएस मशीन दी गई है और वो व्यक्ति वहां जाकर के उस पीओएस मशीन के माध्यम से उसको सर्विस कराता है। किसको कॉपी दी उसकी फोटो खिंच जाती है उसी मशीन के अंदर, जिस जगह पर सर्विस हुई उसके जियो कोऑर्डिनेट्स उसमें लॉक हो जाते हैं और वो सर्विस मान लीजिए 400 किलोमीटर दूर होनी है तो एक डिजिटल वे में वहां से मान लीजिए जबलपुर से केस की फाइल ट्रांसमिट हुई, रीवा के अंदर आई मध्य प्रदेश में या ग्वालियर के अंदर आई सर्विस होने के लिए, तो जैसे ही वो ग्वालियर में सर्विस होगी वो ऑटोमेटिकली जबलपुर के कोर्ट के अंदर उसका सिस्टम में अपडेट हो जाता है। आप सोचिए जहां नोटिस की तामील कराने के लिए महीनों कई बार साल लग जाते थे, वहां सिस्टम इतना तेज हो गया है मध्य प्रदेश में कि इमीडिएट सर्विस होती है। ईमेल के जरिए नोटिस कम्युनिकेट होता है, दूसरे कोर्ट में जहां पर रिसिपिएंट कोर्ट है वहां उसकी कॉपी निकलती है, प्रिंट आउट होता है, सील मोहर लगती है और उसकी कॉपी जाकर के सर्विस करा दी जाती है और पीओएस मशीन के माध्यम से उसको अपडेट कर दिया जाता है सिस्टम में कि व्यक्ति मिला नहीं मिला, घर पे लॉक था क्या था, जैसी भी पोजीशन है वो हालात कोर्ट को बता दिए जाते हैं। तो इस प्रकार जबरदस्त क्रांति हो रही है। सोचिए आप कि जिस जमाने में हम थे जब डाक चला करती थी, तार चला करते थे, एक जमाना आया पहले चिट्ठी लिखते थे, फिर पोस्ट कार्ड चलता था, फिर इनलैंड लेटर आ गया था बंद करके, आपकी बात खुले में नहीं पर्सनली कहिए कोई नहीं पढ़ पाएगा, तो वो इनलैंड लेटर हम लोग पोस्ट करते थे। डाक विभाग से हम लोग फिल्म जो डाक के टिकट होते थे वो कलेक्ट करते थे, बच्चों में बड़ा क्रेज होता था इन सारी चीजों का। तो जी क्रांति तो देखिए सब जगह हो रही है। लीगल फैटर्निटी ऐसी है जो बहुत अनटच्ड है, अपने बारे में बात करना ज्यादा पसंद नहीं करती, अपनी चीजों को बहुत खुल करके नहीं कह सकती, जजेस का अपना रिस्ट्रिक्शन होता है, वकीलों की अपनी एक मर्यादा होती है। ये संभव नहीं है हम वकीलों के लिए कि हम पूरी टाइम सड़क पर ट्रेवल करते रहें और फिर कोर्ट प्रोसीडिंग भी कर लें, ऐसा होता नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंट है जो मैंने किया है। दिन की शुरुआत हो चुकी है, सुबह का सूरज उग गया है और आपको भी दिख ही रहा होगा चेहरे पे जो लालिमा आ रही है इस वक्त सूरज की रोशनी की वजह से। हम सलेम से कुछ लगभग 60 किलोमीटर पहले हैं इस वक्त। बहुत ही खूबसूरत हाईवेज बने हुए हैं, काम भी चल रहा है, एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहे हैं, लैंडस्केप ज़बरदस्त है। साउथ का अपना एक मज़ा है हिंदुस्तान के अंदर, नॉर्थ का अपना एक अलग मज़ा है। हालांकि ये बात अलग है कि हिंदी पट्टी को लेकर के पिछले कुछ दिनों में कुछ बहस छिड़ पड़ी है, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि हिंदुस्तान के अंदर एक वाइड वैरायटी ऑफ टोपोग्राफी है और उसके बावजूद इतनी अद्भुत खूबसूरती है, इतनी अद्भुत सुंदरता है प्रकृति के अंदर, नेचर के अंदर। एंड आई फील समटाइम वेरी ब्लेस्ड टू बी एन इंडियन। और आपके साथ इस सफर को एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे इस YouTube चैनल लॉमैन अभिनव पर बने रहिएगा, जहां मेरा प्रयास है आप लोगों को और तमाम उन लोगों को जो भले ही विधि जगत से जुड़े हुए नहीं है, वकील नहीं है, छोटे बच्चे भी हैं, वो एंजॉय करें हमारी इस राइड को। और देखिए क्या खूबसूरत लैंडस्केप है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए, क्या प्यारा लैंडस्केप है, सुबह का नज़ारा और इतने प्यारे पहाड़ों के नीचे बहुत बढ़िया सी एक लेक और उसके साथ खजूर के पेड़ और खजूर के पेड़ों के बीच में खूबसूरत हाईवे जो चेन्नई और डाउन साउथ कन्याकुमारी को जोड़ता है। हमने अभी लेफ्ट में चेन्नई का कट छोड़ा क्योंकि हमें चेन्नई नहीं जाना है और हम जा रहे हैं हिंदुस्तान के आखिरी उस छोर पर जिस तरफ श्रीलंका की बॉर्डर लगती है, रामेश्वरम का हिस्सा। और यहाँ पर देखिए रोड साइड पर असिस्टेंस के लिए भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। ये थोड़ा सा अच्छा हाईवे है क्योंकि मध्य प्रदेश से जब हम कर्नाटक में एंटर हुए सोलापुर के रास्ते से, तो पूरा हाईवे एकदम
बियाबान वीरान हाईवे है, कुछ नहीं है उस हाईवे के ऊपर, कोई ईटिंग जॉइंट्स नहीं है, कोई फूड जॉइंट नहीं है, कई किलोमीटर तक पेट्रोल पंप्स नहीं है। बहुत ही खुला एरिया है, शांत एरिया है, लेकिन ड्राइविंग के लिए बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। और उस तरफ के एरिया के लिए कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि जो KGF फिल्म बनी थी, जिस तरीके का माफिया दिखाया गया है, उस तरीके का माइनिंग माफिया वहां काम करता है। और मजे की चीज ये है कि हम वहां उस दिन रात को थोड़ा सा लेट होकर के सोलापुर में रुक गए थे, और हमारी कोशिश ये थी कि हम होसपेट आकर के रुकेंगे, लेकिन सोलापुर से होसपेट के बीच में कोई एक ढंग का होटल या सराय तक नहीं है, जिसे कहते हैं ना पुराने जमाने की। और हमारी कैमरे के अंदर इस वक्त कैद हो रहा है एक मोटर बाइक जो राइड पर निकले हुए हैं। मैं बता रहा था यहाँ पे बहुत पैशन है इस चीज का, वीकेंड्स आने पर इस प्रकार की बहुत सारी राइड्स जो हैं वो निकलती हैं, और हमारे कई साथी यहाँ पर ऐसे एंजॉय करना चाहते हैं। देखिए कैसे अपने छोटे से पूरे रास्ते के सफर को कवर करने के लिए अपनी गाड़ी पर सब कुछ बांध करके निकल पड़ते हैं और एंजॉय करते हैं समय के साथ में, अपने पर्सनल मोमेंट्स को भी, अपने फ्रेंड्स के मोमेंट्स को भी। और जीवन को जीने की एक कला है, हर किसी ने अपना एक माध्यम चुन रखा है, हमने भी हमारा एक माध्यम चुना है। हम कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के लिए आप लोगों को सेंसिटाइज कर सकें और आप लोगों को सिखा सकें, समझा सकें, बता सकें, गुजारिश कर सकें कि इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए। विधि के क्षेत्र में भी बाहर स्पीड बहुत अच्छी हवा की चल रही है इस वक्त, कुछ साइंस आए और सन आपने भी सुनी ली होगी इसकी, लेकिन बताना चाह रहा था कि जब मोटर बाइक्स पे चलते हैं तो उसकी अपनी चुनौतियां होती है। जीवन में हर चीज की अपनी एक अलग विषम परिस्थितियों में चुनौतियां अलग अलग होती है, लेकिन विधि के जगत में जो आ रही चुनौतियां हैं उसको कोशिश कर रहा है विधि क्षेत्र भी टैकल करने की। सबसे बड़ा जरूरी काम ये है कि जो वर्कलोड है उसको कम किया जाए, एरिया ऑफ वर्क्स जो है उसको भी रिड्यूस किया जाए। पायलट साहब आ गए हैं और अब हमारा इंतजार हुआ पूरा। चलिए अब उनको भी देखा जाए वो कहाँ रुक रहे हैं। एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर हमने शरण ली है, क्योंकि परिवार है साथ में, तो परिवार को सुबह सुबह जल्दी उठ करके निकल गए हैं, तो उनके साथ कई सारी प्रॉब्लम होती हैं, आप समझते हैं। तो नेचर्स कॉल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं IOCL पे, हमारी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं, फिर मुलाकात करते हैं। अभी आगे के सफ़र पे, बहुत लंबा सफ़र अभी बाकी है, और हम चल रहे हैं बेंगलुरु से, हम जा रहे हैं मदुरई की तरफ। हमारा फर्स्ट पिट स्टॉप जो है वो मदुरई है, और उसके बाद हम आगे जाएंगे। हमारे आज के सफ़र की जर्नी जो है वो कंक्लूड होगी रामेश्वरम पर, तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे। हमने बड़ी गाड़ी की सीटें गायब दिख रही होंगी आपको, और हमने बेड लगा रखा है। बच्चे सो रहे हैं एकदम चित्त होकर के, सुबह सुबह उठे हैं, नहा धो करके निकले हैं। अब मैं आपको जादू दिखाती हूँ कैसे उठेंगे। अरे बाप रे, अभिराज इतने सारे टॉयज की दुकान। टॉयज की दुकान आ गई बच्चों, टॉयज। अरे अव्यांश, टॉयज की दुकान आ गई, टॉयज की दुकान आ गई। बाय, हम जा रहे हैं टॉयज लेने। वाह, नींद सबसे प्यारी चीज है भाई।